आज हम लोग करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस से संबंधित मैराथन वीडियो, जो कि सीटेट पेपर 1 से संबंधित है। और इसमें आज हम लोग जो है ईवीएस से संबंधित क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर में आपकी सीटेट परीक्षा में पूछे गए हैं। यदि नए हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और कमेंट करें। ये पार्ट 2 है। इससे पहले एक मैराथन वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। यदि आप वीडियोस को भी देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट करें। प्लेलिस्ट का नाम सीटेट फरवरी 2026 पेपर 1। शुरू करते हैं वीडियो को। प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन से जानवर का आगे का दांत उसकी पूरी जिंदगी बढ़ता रहता है? आपके ऑप्शंस हैं बिल्ली, गिलहरी, सांप, बाघ। तो गिलहरी का दांत जो है वो जीवन भर बढ़ते रहता है। ठीक है, आपको ये प्रश्न थोड़ा सा जो है अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सत्य है कि गिलहरी का दांत जो है जीवन भर उसका बढ़ते रहता है और वो चीजों को कुतरते रहती है ताकि उसका दांत जो है साइज उसका बराबर रहे, मेंटेन रहे। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा गिलहरी। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से मधुमक्खी की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषता पहचानिए। तो मधुमक्खी की विशेषता क्या क्या है? केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है, बिल्कुल सही है। नर मक्खी की कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं है, यह भी सही है। सभी मादा मक्खी जो है कार्यकर्ता होती है, नर मक्खी जो है उनका कोई भूमिका नहीं होता है कार्यकर्ता के रूप में। ठीक है, आगे है, सभी मादा मक्खी अंडे देती है। नहीं, सभी मादा मक्खी अंडे नहीं देती, केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है। ठीक है, कार्यकर्ता मक्खी भोजन को खोजती है और उसे छत में लेकर आती है। कार्यकर्ता मक्खी यानी कि मादा मक्खी, ठीक है, ये जो है भोजन को खोजती है और छत्ते में लेकर आती है। ठीक है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे करेक्ट जो है ए सही है, बी सही है, सी एक सही नहीं है, तो ए बी डी सही है। तो ए बी डी दिया गया है ऑप्शन 3 में। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, उनका वन भूमि और उसमें होने वाली उपज पर अधिकार हो जाता है। यह एक्ट लिया गया है। तो किस एक्ट में ये कहा गया है कि जो 25 वर्षों से जिस जगह पर रह रहा है, वन में रह रहा है, वो भूमि और वहां पे होने वाली जो भी उपज है, फसल है, वो उसका हो जाएगा। तो ये एक्ट लिया गया था वन अधिकार एक्ट 2007 से। ठीक है, तो यह प्रावधान जो है इसमें है वन अधिकार एक्ट 2007 में। आगे देखते हैं, झूम खेती है। तो झूम खेती क्या है? जैव खेती, काट या दग्ध खेती, कीटनाशकों को सीमित उपयोग, रासायनिक खाद का सीमित उपयोग। तो देखिए, झूम खेती जो है यह है काट एवं दग्ध खेती। ठीक है, यानी कि ये इसमें जो है हर साल खेती नहीं की जाती है, कुछ समय के लिए इसे जो है छोड़ दिया जाता है। ठीक है, खेती करने के पश्चात कुछ समय के लिए इसे छोड़ दी जाती है, उसके कुछ समय के बाद जो है कुछ महीनों के पश्चात या सालों के पश्चात जो है फिर से इस पर खेती की जाती है। तो ये हो जाएगा काट और दग्ध खेती। ठीक है, आगे देखते हैं, रोनाल्डो रस को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार डैश के शोध के लिए मिला। तो किसके लिए मिला था? आपके ऑप्शन है, डेंगू मच्छर से फैलता है, इसके लिए क्या उन्होंने ये पता किया था? मलेरिया मच्छर से फैलता है, चिकनगुनिया मच्छर से फैलता है, प्लेग पिशुओं से फैलता है। तो उन्होंने जो है मलेरिया के बारे में पता लगाया था। मलेरिया जो है मच्छर से फैलता है, यह पता लगाया था रोनाल्डो रस ने 1902 में। इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, सिनकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है? आपके ऑप्शन है जड़, छाल, पत्ते, बीज। तो सिनकोना पेड़ की जो है छाल का उपयोग किया जाता है मलेरिया के उपचार के लिए। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 2, छाल। नेक्स्ट है, सांप के जहरीले दांतों को कहा जाता है। तो सांप के जहरीले दांतों को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है कसक, विष, कृंतक यानी कि छेदक, सल्क। तो जो जहरीले दांत होते हैं सांप के, इन्हें कहा जाता है विष दंत। ठीक है, नाम से ही आपको जो है पता चल रहा होगा, विष दंत इन्हें कहा जाता है। अगला है, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और कमेंट भी करें। और साथ में जो है आपने पिछले वीडियोस को यदि नहीं देखा है, इसी प्रकार से हमने और भी बहुत से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, जिसे हमने प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया है। प्लेलिस्ट का नाम है सीटेट पेपर 1 फरवरी 2026। प्लेलिस्ट में विजिट करके जरूर देख लीजिएगा। तो आते हैं प्रश्न पर। क्वेश्चन 68 था। क्वेश्चन 68 है, निम्नलिखित में से भारत में मिलने वाला कौन सा सांप जहरीला नहीं है? तो देखिए, भारत में मिलने वाले 4 जो है सांप है जो कि जहरीले हैं, और
कौन सा सांप जो है जहरीला नहीं है? यहाँ पे ऑप्शन है दुबैया, अफाई, भारत सैल, अजगर, करैत। तो इनमें से जो है भारत सैल अजगर यानी कि पाइथन जो है यह जहरीला नहीं होता है। ठीक है, पाइथन जो है यह जहरीला नहीं है। नेक्स्ट है, वर्मी कंपोस्टिंग एक विधि है जिसमें खाद बनाने में डैश उपयोग होता है। तो वर्मी कंपोस्टिंग में जो है किसका उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है फीता कृमि, जोंक, केंचुए, अंकुश कृमि यानी कि हुकवर्म का। तो इसमें जो है प्रयोग किया जाता है केंचुए का। ठीक है, वर्मी कंपोस्टिंग में जो है किसका उपयोग किया जाता है? केंचुओं का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जिससे जो है क्या बनाया जाता है? खाद बनाया जाता है। नेक्स्ट है, पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलती है? भेड़, ऊंट, बकरी, एल्पेका। तो पश्मीना ऊन जो है ये पहाड़ी क्षेत्र में खास करके कश्मीर में मिलती है, ये भेड़ से मिलती है। तो पश्मीना बकरी पाए जाते हैं। ठीक है, उन्हीं से जो है पश्मीना ऊन प्राप्त होती है। और ये जो पश्मीना ऊन से जो सॉल बनती है या जो है 6 स्वेटर पहनने के समान होती है। ठीक है, इसके सॉल बनते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्वेश्चन 71 में। तो अधूरी जले जीवाश्म ईंधन से फैलती है। आपके ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो अधूरे जले जीवाश्म ईंधन से फैलती है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पौधे में पानी देने के लिए प्रयुक्त तकनीक जिसमें संकीर्ण नलियों से पानी सीधा पौधे के आधार में दिया जाता है कहलाती है। तो देखिए, पौधे के आधार में सीधे पानी जो है पहुंचाया जाता है। तो ये कौन सी सिंचाई होती है, कौन सी तकनीक होती है? आपके ऑप्शन है नैनो सिंचाई, माइक्रो यानी कि लघु सिंचाई, फेम्टो सिंचाई, ड्रिप सिंचाई। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ड्रिप सिंचाई। ठीक है, इसे कहा जाता है ड्रिप सिंचाई। क्या किया जाता है इसमें? पौधे में पानी देने के लिए जो है क्या किया जाता है? नलियों से पानी सीधा पौधे के आधार में दिया जाता है ड्रिप सिंचाई में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 73। निम्न पौधों में से कौन सा पौधा कीटों को जाल में फंसाता है और खा जाता है? तो आपके ऑप्शन है कसकुट्टा पौधा, जिसे अमरबेल कहा जाता है, सूरजमुखी का पौधा, कैक्टस पौधा, घटपर्णिप का पौधा। तो कौन सा पौधा है जो कि कीटों को जाल में फंसाता है और खा जाता है? तो यह है घटपर्णी का पौधा। ठीक है, ये जो है कुछ इस प्रकार से इसका मुंह होता है और ये जो है इसमें से कुछ दुर्गंध निकलती है। ठीक है, और दुर्गंध से जो है कीट आकर्षित होते हैं और जब कीट इसके पास में जाते हैं तो ये जाल में फंसा लेता है और उन्हें खा जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा घटपर्णी का पौधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा के पानी को भविष्य में उपयोग करने के लिए संचित करना डैश कहलाता है। तो वर्षा के पानी को भविष्य में उपयोग करने के लिए जो संचित किया जाता है इसे क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है वर्षा के पानी को इकट्ठा करना, वर्षा के पानी को पंप करना, वर्षा का उत्खनन, वर्षा के पानी का संचयन। तो वर्षा का पानी का जो है वर्षा के पानी को संचित करना भविष्य के लिए इसे वर्षा का पानी का संचयन कहा जाता है। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से रोग मच्छरों से फैलते हैं? आपके ऑप्शन है मलेरिया, निमोनिया, डेंगू, चिकनगुनिया। तो आपको पता होगा मलेरिया जो है मच्छर से ही फैलता है और रोनाल्ड रॉस ने इसे पता लगाया था, जिसे 1902 में जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। और निमोनिया मच्छर से फैलने वाला बीमारी नहीं है, डेंगू मच्छर से फैलती है, चिकनगुनिया भी मच्छर से फैलती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नहीं, A, C और D। तो A, C, D आपके दिए गए हैं ऑप्शन 3 में, तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 3। तो देखिए हमने जो है जो 15 क्वेश्चंस थे ईवीएस के उसे कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में जो बचे हुए पेडागोजी वाला सेक्शन है उसे हम लोग कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। प्रश्न है, विद्यार्थी केंद्रित कक्षाएं विद्यार्थियों के सीखने के लिए सहायक वातावरण सुनिश्चित करती है। निम्न में से कौन सा इस बात को प्रस्तावित करता है? तो विद्यार्थी केंद्रित कक्षाएं कैसी होती है, यानी कि बाल केंद्रित कक्षाएं। ठीक है, तो बाल केंद्रित कक्षाओं में जो है बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने का मौका दिया जाता है और सामूहिक कार्य करना, एक दूसरे से बातचीत करते हुए कार्य करना और विभिन्न गतिविधियों में शामिल किया जाता है, खेल के माध्यम से सिखाया जाता है। ठीक है, वहाँ पर जो है शिक्षक की यही भूमिका होती है कि वे जो है बस उन्हें गाइड करे, संसाधन को उपलब्ध कराए। ठीक है, तो ऐसे में जो है
बाल केंद्रित कक्षाएं विद्यार्थियों के सीखने के लिए सहायक वातावरण सुनिश्चित करती है, बिल्कुल सही है। और निम्न में से कौन सा इस बात को प्रस्तावित करती है, देख लेते हैं ऑप्शंस। शिक्षक निर्देश देता है तथा विद्यार्थियों से अपेक्षा करता है कि वे उनका पालन करें व अनुशासित रहें। तो ये नहीं होगा, क्योंकि अनुशासन जो है कड़ा नहीं रखा जाता है, लचीलापन रहता है अनुशासन में, ठीक है। तो बच्चों को जो है एकदम अनुशासन में रखकर उन्हें जो है जो टीचर कहे वही करना नहीं होती है, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। शिक्षक पाठ्य पुस्तक पढ़ता है, सैंपल पर प्रश्न एवं उत्तर लिखता है और विद्यार्थियों से उन्हें लिखने को कहता है। नहीं, इस प्रकार से जो है ये पढ़ाने की जो विधि है ये सही नहीं माना जाता है। और विद्यार्थी केंद्रित जो कक्षाएँ होती हैं इस प्रकार से नहीं होती है। ये जो है शिक्षक केंद्रित जो कक्षाएँ होती है उस कक्षा में इस प्रकार से बच्चों को शिक्षा दी जाती है, ठीक। इसमें शिक्षक जो है बोर्ड पर लिखते हैं और प्रश्न लिखते हैं और उन्हें उत्तर लिखने के लिए बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे नहीं होगा। शिक्षक ऐसी सीखने की परिस्थिति उपलब्ध कराता है जो विद्यार्थियों को अवसर देती है कि वे अवलोकन करें, खोज अन्वेषण करें, प्रश्न करें, प्रयोग करें तथा विभिन्न प्रत्ययों की समझ विकसित करें, बिल्कुल सही। तो जो विद्यार्थी केंद्रित कक्षाएं होती हैं इसमें जो है बच्चे जैसे कि मैंने कहा कि वो स्वतंत्र होते हैं, वे जो है उन्हें अनुशासन में अधिक रहने की कोई आवश्यकता नहीं होती है और उन्हें जो है विभिन्न गतिविधियाँ कराई जाती है, उन्हें जो है एक दूसरे से बात करने से नहीं रोका जाता है, ठीक है। जहाँ पे उनका सभी ओवरऑल डेवलपमेंट भी होता है और साथ में जो है वो विभिन्न खोज भी करते हैं, नवीनता का खोज करते हैं, रचनात्मकता का खोज करते हैं, ठीक है। और साथ में उन्हें जो भी जिज्ञासा उनके मन में होती है उनसे संबंधित वो प्रश्न भी करते हैं, ठीक है। तो और विभिन्न प्रयोगों के माध्यम से नए नए खोज और अन्वेषण करते हैं। तो राइट आंसर जो है यहाँ पे 3 ही हो सकता है। ऑप्शन 4 भी हालांकि देख लेते हैं। कभी भी एग्जाम में जो है आप सभी ऑप्शंस को देख लें, क्योंकि सीटेट में जो है लगभग सेम ही ऑप्शंस होते हैं, तो थोड़ा सा एक शब्दों का अंतर होता है, ठीक है। तो ऐसे में जो है आप पूरा ऑप्शंस को पढ़ के ही आंसर लगाएंगे। तो आते हैं ऑप्शन 4 देख लेते हैं। कक्षा की गतिविधियों को शिक्षक नियंत्रित करता है तथा उसमें विद्यार्थियों की भागीदारी कम से कम होती है। तो ये यहाँ पे बिल्कुल भी उल्टा दिया गया है, क्योंकि जो विद्यार्थी केंद्रित कक्षाएं होती है इसमें शिक्षक नियंत्रित नहीं करता, बल्कि गतिविधि जो है बच्चे खुद से करते हैं और विद्यार्थियों की भागीदारी कम नहीं बल्कि सबसे अधिक होती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है। तो करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे ऑप्शन 3 ही आपका हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 77 है, कक्षा 5 के अध्याय दीवार के उस पार में एक शिक्षक आरिफ अपने छात्रों से जो वो खेल खेलते हैं उनके अनुभव साझा करने को कहते हैं। यानी कि बच्चे जो खेल खेलते हैं, विभिन्न प्रकार के खेल बच्चे खेलते हैं, ठीक है। तो उन खेलों के संबंधित जो है वो अनुभव साझा करने के लिए बच्चों से कह रहे हैं। तो निम्न में से कौन सा उसके प्रयासों को सबसे ज़्यादा स्पष्ट करेगा। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। खेलों से संबंधित नियम की समझ का विकास, तो क्या जो है जो वो अपना अनुभव साझा कर रहा है इससे क्या वो उस नियम को जानेगा, नियम की समझ उसमें विकसित होगी, नहीं, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। खेल से संबंधित मूल्यों का विकास, तो खेल से संबंधित मूल्यों का विकास होगा, नहीं। कुछ मुद्दों की समझ का विकास, जैसे कि लड़के व लड़कियों के लिए एक जैसे खेल, सभी के लिए समान अवसर तथा टीम भावना। व्यक्तिगत अनुभवों को साझा करने की क्षमता का विकास, तो अनुभव को साझा करने की क्षमता का विकास होगा इससे, नहीं, बल्कि उसमें जो है ये विकास होगा कि वे जो है ऐसा खेल के बारे में हो जाने का जो लड़के और लड़कियां दोनों खेल सकते हैं, ठीक है, जिसमें जो है सभी को समान अवसर भी मिलता हो और साथ में टीम भावना विकसित होता हो। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 3। कुछ मुद्दों की समझ का विकास, जैसे कि लड़के व लड़कियों के लिए एक जैसे खेल और सभी के लिए समान अवसर तथा टीम भावना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 78। निम्न में से कौन सी विधि प्राथमिक कक्षाओं में ईवीएस की समझ के लिए सबसे उपयुक्त है। तो प्राथमिक कक्षा में ईवीएस के लिए सबसे उपयुक्त जो है वो है यहाँ पे जांच आधारित शिक्षण हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन 3, जांच आधारित शिक्षण। नेक्स्ट है क्वेश्चन 79 है, ईवीएस के शिक्षण में क्षेत्रीय भ्रमण महत्वपूर्ण है।
निम्न में से कौन सा विकल्प इस प्रकार के भ्रमण के लिए सही है? तो देखिए बच्चों के लिए जो है क्षेत्रीय भ्रमण कराना ये सबसे अच्छा विधि माना जाता है शिक्षा देने के लिए, ठीक है। तो ऐसे में जो है ईवीएस शिक्षण के लिए क्षेत्रीय भ्रमण महत्वपूर्ण है, बिल्कुल महत्वपूर्ण है। किसी भी जो है नज़दीक स्थान में ले जाकर बच्चों को जो है वहाँ के फूल पत्तों पेड़ पौधे आदि को दिखाना, इससे बच्चे जो है अपनी आंखों से प्रत्यक्ष रूप से चीज़ों को देखते हैं और समझते हैं और पौधों को पहचानते हैं। देखिए पूछा गया है आपसे कि निम्न में से कौन सा विकल्प इस प्रकार के भ्रमण के लिए सही है? तो आपके ऑप्शन से पूर्व योजना तथा प्रतिपुष्टि क्रियाकलाप के साथ स्कूल के नज़दीक किसी स्थान पर जाना, किसी दूर दराज व परिचित स्थान पर जाना, किसी नज़दीक स्थान पर जाना, अपनी पसंद की किसी जगह पर जाना। तो देखिए आपको लगभग सेम ही ऑप्शन लग रहे होंगे सभी। तो इसमें देखिए दूर दराज ले जाना सही नहीं माना जाएगा, ये तो नहीं होगा, ठीक है। किसी नज़दीक स्थान पर जाना ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए दिया गया है कि पूर्व योजना तथा प्रतिपुष्टि क्रियाकलाप के साथ स्कूल के नज़दीक किसी स्थान पर जाना। तो स्कूल के नज़दीक स्थान पर जाना सबसे बेस्ट होगा, ठीक है। और देखिए अपनी पसंद की जगह पर जाना ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा पूर्व योजना तथा प्रतिपुष्टि क्रियाकलाप के साथ स्कूल के नज़दीक किसी स्थान पर जाना। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 80। एक ईवीएस की कक्षा को एक खुशगवार कक्षा होना चाहिए, इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही होगा? तो एक ईवीएस की कक्षा को जो है खुशगवार कक्षा होना चाहिए, इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन है शिक्षक कक्षा में खुश रहती है और विद्यार्थी उनके निर्देशों की खुशी पालन करते हैं, ऐसा होता है खुशगवार कक्षा में? नहीं, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे शिक्षिका का खुश होना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बल्कि बच्चों को जो है खुश रहना और जो है जैसे कि वे उनके मन में जो भी जिज्ञासा है उनको जो है वो प्रश्न के माध्यम से पूछ रहे हैं, उन्हें जो है आंसर मिल रहा है, ठीक है। और खोज करना, अन्वेषण करना और विभिन्न चीज़ों को जो है जानना, ठीक है, नए नए चीज़ों को जानना, नवीनता का खोज करना, ये सभी यदि हो रही है, विभिन्न गतिविधियां कराई जा रही है, खेल के माध्यम से उन्हें सिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, तो ऐसे जब स्थिति बनती है कक्षा में तो ये उसे जो है हम लोग खुशगवार कक्षा कह सकते हैं, ठीक है। सख्त अनुशासन का संचालन करना जिससे वे लिखित कार्यों पर केंद्रित रहे। तो देखिए सख्त अनुशासन देखते ही आप समझ जाइएगा नेगेटिव है, ठीक है। नेक्स्ट है अवलोकन, अन्वेषण, प्रश्न पूछना एवं क्रियाकलाप करना, सुनिश्चित करना कि वे पुस्तक को पढ़े और तथा बेहतर समझ के लिए पाठ्य विषय को रेखांकित करें। तो देखिए सिर्फ पाठ्य पुस्तक पढ़ना, किताबी कीड़ा बनने से जो है बच्चों का विकास नहीं होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। करेक्ट जो होगा वो हो जाएगा यहाँ पे अवलोकन, अन्वेषण, प्रश्न पूछना एवं क्रियाकलाप करना, ठीक है। तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों में विश्लेषणात्मक विचार विकसित करने के लिए वंश वृक्ष एक उपयोगी उपकरण है। तो देखिए यहाँ पे जो है विश्लेषणात्मक विचार को विकसित करने के लिए वंश वृक्ष का प्रयोग करके बच्चों को पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो ऑप्शन है आपके यह संयुक्त परिवार एवं उनके संबंधों के बारे में है, यह केवल निकट परिवार के सदस्यों के बारे में है। केवल कहीं भी दिखे तो आप समझ जाएगा नेगेटिव होता है, तो ये गलत हो जाएगा। यह केवल दादा दादी नाना नानी के बारे में तथा परिवार के अन्य सदस्यों के उनके आपसी संबंधों के बारे में है। तो देखिए केवल फिर से आ गया और फिर से यहाँ पे ये कहा गया है कि सिर्फ दादा दादी और नाना नानी। तो हम लोग जो ब्लड रिलेशन पढ़ते हैं लोग, रीजनिंग का एक चैप्टर होता है, उसे पढ़ाने के लिए जो है वंश वृक्ष बनाकर बच्चों को जो है पढ़ाया जाता है। तो वंश वृक्ष से उन्हें जो है आइडिया मिलता है पीढ़ी दर पीढ़ी का कि रिलेशन कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो आपसे संबंध निकालने के लिए जो है उन्हें मदद मिलता है वंश वृक्ष के माध्यम से। तो ये जो है सिर्फ केवल दादा दादी को नहीं दिखाता है, उसके पिछले पीढ़ी को भी दिखाता है। तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। यह अनेक पीढ़ियों से परिवार के सदस्यों के आपसी संबंधों के बारे में है। तो देखिए अनेक पीढ़ियों को बताया गया है, ठीक है। और ऑप्शन 1 में देखिए क्या दिया गया था, यह संयुक्त परिवार, सिर्फ संयुक्त परिवार एवं उनके संबंध, यानी कि जॉइंट फैमिली का ही है नहीं, बल्कि जो फैमिली जो होती है उसका पीढ़ी दर पीढ़ी यानी कि अनेक पीढ़ियों का जो है इसके माध्यम से जो है आपसी संबंधों के बारे में पता किया जा सकता है। तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन 82। ईवीएस में आकलन का संकेतक है चर्चा करना, स्मरण करना, कथन देना, सूची बनाना। तो आकलन का संकेतक क्या है? तो आकलन का संकेतक है चर्चा करना, ठीक है। और चर्चा के माध्यम से ये जानने का प्रयास करना उन्होंने कितना सीखा है, कितना वो सीख पा रहे हैं, कहाँ उन्हें जो है पढ़ने में दिक्कत आ रही है, ये सभी जानने की कोशिश करना ही जो है ईवीएस में आकलन का सबसे अच्छा संकेतक चर्चा करना होगा। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे।
नेक्स्ट है क्वेश्चन 83। कक्षा 3 के विषय मानचित्रण के अंतर्गत कौन सा क्रियाकलाप छात्रों के लिए सबसे उपयुक्त होगा? विषय है, इसमें जो है बच्चों को सिखाया जाता है विभिन्न जो है दिशाओं के बारे में जानने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए जो है सबसे अच्छा क्रियाकलाप क्या होगा? आपके ऑप्शंस देख लेते हैं पहले। उनसे अपने घर का रेखा चित्र बनाने को कहना, उनसे उनके घर से स्कूल का रास्ता अंकित करने को कहना, उनसे अपनी कक्षा का चित्र बनाने को कहना, और देखिए उनसे उनके आस पड़ोस का रेखा चित्र बनाने को कहना। तो देखिए यहाँ पे सबसे अच्छा क्रियाकलाप जो होगा वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सेकेंड, क्योंकि का जो है उसे इससे डायरेक्शन पता चलेगा, वो जो है दिशाओं को जानेगा कि मुझे जो है दायां मुड़ना है, बायां मुड़ना है, या फिर से जो है उत्तर की ओर जाना है, या दक्षिण की ओर जाना है, या फिर पूरब की ओर जाना है, या पश्चिम की ओर जाना है, ठीक है। तो इससे जो है उसका जो दिशाएं हैं उससे संबंधित उसको नॉलेज मिलेगी, ठीक है। लेकिन बाकी जो ऑप्शन है इसमें जो है घर का चित्र बनाना, ये सभी चित्र बनाना जो है इससे जो है उसको कोई भी जो है डायरेक्शन का नॉलेज नहीं मिलेगा। तो मानचित्रण के अंतर्गत जो है सबसे अच्छा क्रियाकलाप यही होगा कि उनसे उनके घर से स्कूल का रास्ता अंकित करने को कहना। ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन 84। एक शिक्षक को कक्षा 1 के विद्यार्थियों को पशु का उपथीम पढ़ाना है, निम्न में से कौन सी युक्ति इस विषय को विद्यार्थियों तक संपादित करने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो देखिए पशु चैप्टर को पढ़ाने के लिए जो है सबसे अच्छा क्या रहेगा? यहाँ पे ऑप्शन है विद्यार्थियों से कहे कि वे जानवरों की सूची बनाएं, विद्यार्थियों को जानवरों के नाम बताएं, विद्यार्थियों को चिड़ियाघर के भ्रमण पर ले जाकर प्रत्यक्ष अनुभव देना, विविध प्रकार के जानवरों के रंगीन चित्र दिखाकर जानवरों के बारे में समझ विकसित करना। तो कक्षा 1 के बच्चों को यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। तो कक्षा 1 के बच्चों के लिए जो है सबसे उपयुक्त क्या तरीका होगा? तो सबसे उपयुक्त तरीका जो होगा वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 3, ठीक है। विद्यार्थियों को चिड़ियाघर के भ्रमण पर ले जाकर प्रत्यक्ष अनुभव देना, ठीक है। तो बच्चे जो है वहाँ पे जाके विभिन्न चिड़ियाघर में जानवर को देखेंगे, विभिन्न जानवरों को देखेंगे, तो उनका जो है समझ विकसित होगा कि जैसे कि उन्होंने भालू देखा, ठीक है, और हाथी देखा, तो ये इनसे जो है उनको पता चलेगा कि हाथी का जो है सूंड होती है, इस प्रकार से वो दिखता है, वो बड़ा होता है या छोटा होता है, ठीक है। ये सभी चीज़ें जो है उनमें विकसित होगी, ठीक है, क्योंकि वो प्रत्यक्ष रूप से अपने आँखों से चीज़ों को देख पा रहे हैं वहाँ पे। और चित्र के माध्यम से देखना तो वो एक जो है इमेजिनरी टाइप का हो गया, इमेजिन करके बोलेंगे, लेकिन जो वो आँखों से देख लेंगे तो उन्हें अच्छे से याद भी हो जाएगा, उन्हें जो है प्रत्यक्ष रूप से वहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए जो है सबसे अच्छा तरीका जो हो जाएगा वो हो जाएगा विद्यार्थियों को चिड़ियाघर के भ्रमण पर ले जाकर प्रत्यक्ष अनुभव देना। नेक्स्ट है क्वेश्चन 85। डॉक्टर ब्यूमंट के प्रयोग विद्यार्थियों को वैज्ञानिकों की भूमिका समझने में सहायता करते हैं, नीचे लिखी गई वैज्ञानिक विधि को उपयुक्त क्रम में व्यवस्थित कीजिए। वैज्ञानिक जो है किस प्रकार से अपने कार्यों को करते हैं, कौन कौन से जो है उनके स्टेप्स होते हैं, सबसे पहले वो क्या करते हैं, उसे जो है आपको व्यवस्थित करने के लिए दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस में है आपके परिणामों को अंकित, रिकॉर्ड करना और निष्कर्ष निकालना। और ये तो अंतिम में हो सकता है क्योंकि परिणाम जो है लास्ट में आएंगे, तो इसके पश्चात जो है निष्कर्ष निकालता है अपने प्रयोग के माध्यम से, जो उसने जो प्रयोग किया उससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है, ठीक है। परिणाम देखने के पश्चात परिकल्पना प्रस्तावित करना, प्रश्न पूछना, अनुमान का परीक्षण करना, अनुमान लगाना, प्रेक्षण करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए आपको जो है कूट दिए गए हैं, कूट में आंसर आपको देनी है, ठीक है। तो सबसे पहले जो होगा यहाँ पे आपको वो हो जाएगा प्रेक्षण करना, ठीक है होगा। उसके पश्चात जो है प्रश्न पूछना, ठीक है, और उसके पश्चात होगा परिकल्पना प्रस्तावित करना, फिर होगा अनुमान लगाना, और उसके पश्चात जो है अनुमान का परीक्षण करना, जो उसने अनुमान लगाया है उसका वो परीक्षण करके देखेगा सही है या नहीं है, ठीक है। और उसके पश्चात होगा परिणाम को अंकित करना और निष्कर्ष निकालना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा FCEDA, ठीक है। FCB होगा पहले, ठीक है, FCBEDA, ठीक है। तो यहाँ पे FC ऑप्शन 4 में दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, FCBEDA।
स्टेप यही होगा एक वैज्ञानिक का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 86 है, विद्यार्थियों को जैव विविधता का अनुभव देने के लिए कौन सी युक्ति ठीक है? तो जैव विविधता का जो है अनुभव देने के लिए कौन सा युक्ति सबसे सही होगा? यहाँ पे ऑप्शन है पक्षी प्रजाति संबंधित पुस्तकें लिए देना, प्रवासी पक्षियों के बारे में विभिन्न लघु चलचित्र दिखाना, पक्षी अभ्यारण्य में अवलोकन के लिए ले जाना, विलुप्त पक्षियों पर विभिन्न वार्ता व भाषण देना। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया था कि पक्षियों की प्रजाति संबंधित पुस्तकें व लेख पढ़ने के लिए देना। तो सिर्फ उससे संबंधित जो है लेख पढ़ने से या पुस्तक को पढ़ लेने से जो है बच्चों को ज्ञान नहीं मिलेगा, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, उन्हें जो है अनुभव प्राप्त नहीं होगा इससे। प्रवासी पक्षियों के बारे में विभिन्न लघु चित्र दिखाना, तो वीडियो देख लेना, चलचित्र देख लेना, ये जो है काफी नहीं होता है अनुभव के लिए। अनुभव के लिए जो है चीजों को प्रत्यक्ष रूप से देखना, उससे संबंधित चीजों को अच्छे से प्रत्यक्ष रूप से देखना बहुत आवश्यक होता है। तो पक्षी अभ्यारण्य में अवलोकन के लिए ले जाना, ये सबसे सही उपयुक्त ऑप्शन होगा, क्योंकि पक्षी अभ्यारण्य में जाकर वो लोग खुद से अवलोकन करेंगे वहां पे पक्षियों के बारे में, तो उन्हें जो है अच्छे से उनके बारे में ज्ञान होगा और अनुभव मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। विलुप्त पक्षियों पर विभिन्न वार्ता व भाषण देना, जो पक्षियां विलुप्त हो गए हैं उन पे सिर्फ वार्ता करना, चर्चा करना और भाषण देना, ये काफी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, पक्षी अभ्यारण्य में अवलोकन के लिए ले जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदित्य एक होनहार विद्यार्थी है, उसे लगता है कि उसकी कक्षा के शिक्षक उसकी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए कार्य करे, उसके शिक्षक को किस प्रकार हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है? तो देखिए आदित्य एक होनहार लड़का है, ठीक है, और उसे जो है उनकी जो भी जिज्ञासाएं हैं, जो भी उनके मन में प्रश्न है, उनका उत्तर देना चाहिए। ठीक है, तो उसके शिक्षक को किस प्रकार हस्तक्षेप करना चाहिए, उनको शिक्षक को जो है उनके शिक्षक को क्या करना चाहिए, क्या उनका दायित्व बनता है? इसमें ऑप्शंस है, उसे अतिरिक्त समय देना, उसे अधिक स्नेह देना, उसे कक्षा के नेतृत्व के लिए अतिरिक्त दायित्व देना, उसके लिए कुछ विशिष्ट शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना। तो यहाँ पे देखिए सबसे उपयुक्त ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4, क्योंकि उसे जो है समय दे देना काफी नहीं होगा, स्नेह देना भी नहीं होगा। ठीक है, और उसे कक्षा के नेतृत्व के लिए अतिरिक्त दायित्व दे देना, बल्कि कक्षा का नेतृत्व करने के लिए दायित्व देने से क्या उसका जो है जिज्ञासा है वो पूर्ति होगा? नहीं होगा, जिज्ञासा का पूर्ति नहीं होगा। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। उसके लिए जो भी उसकी जिज्ञासाएं है, जो भी उसको जो है संसाधन चीजों की आवश्यकता है, उसके लिए जो है संसाधन उपलब्ध कराना, सामग्री उपलब्ध कराना, ये एक शिक्षक का वहां पे दायित्व बनेगा। नेक्स्ट है, इनमें से क्या पर्यावरण अध्ययन का भाग है? तो पर्यावरण अध्ययन में जो है कौन कौन से चीजें आते हैं? ऑप्शन है आपके विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा से संबंधित मुद्दे और सरोकार, पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाएं, सामाजिक विज्ञान के मुद्दे और सरोकार, सामाजिक असमानता से संबंधित मुद्दे एवं सरोकार। तो देखिए पर्यावरण अध्ययन में जो है आपके 3 विषय आ जाते हैं, विज्ञान से संबंधित चीजें आती हैं, सामाजिक विज्ञान से संबंधित चीजें आती हैं और पर्यावरण शिक्षण से संबंधित भी चीजें आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा से संबंधित मुद्दे एवं सरोकार जो है इसमें अध्ययन किए जाते हैं ईवीएस में। नेक्स्ट है, धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण अध्ययन में सीखने सिखाने के लिए नाटक एक उत्तम विधा मानी जाती है। कौन सा कारण नाटक चुनने के लिए सबसे उचित है? तो देखिए आपके ऑप्शन है, पारंपरिक नाटकीय विधाएं बालक के लिए विषय वस्तु से उसे जोड़ने में सरल हैं, पारस्परिक क्रिया के नाटक उनकी स्मृति में अधिक समय तक रहते हैं, धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थी अभिनय पसंद करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सब बच्चों का जो सीखने की गति होती है वो समान नहीं होती है, और कोई बच्चा जो है धीमा सीखता है, कोई बच्चा जो है जल्दी सीख लेता है। तो ऐसे में जो है कहा गया है कि पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए जो है नाटक एक उत्तम विधा मानी जाती है। ठीक है, तो नाटक के माध्यम से जो है, तो यहाँ पे देखिए दिया गया है आपके ऑप्शंस में कि पारंपरिक जो नाटकीय विधाएं होती है इससे बालक के लिए विषय वस्तु से उसे जोड़ने में सरल है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इससे जो है बच्चे
अपने जो पूर्व ज्ञान होते हैं उसे नए ज्ञान से जोड़ पाते हैं। जो भी पारंपरिक नाटकीय विधाएं होती हैं उसके विषय वस्तु से उसे जो है वो परिचित होते हैं, तो उसे जो भी नाटक में विषय वस्तु मिलते हैं उससे जो जुड़ते जाता है और उसे जो है समझने में आसानी होती है। ठीक है, क्योंकि वो पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़कर समझने का प्रयास कर रहा होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला है, पारस्परिक क्रिया के नाटक उनकी स्मृति में अधिक समय तक रहते हैं। यह भी सही है। जो नाटक की जो क्रियाएं हैं, जो भी जो एक्टिंग किया जा रहा है, जो भी नाटक में पात्र हैं, उनकी जो बातें हैं, ठीक है, ये सभी जो है उनकी स्मृति में अधिक समय तक रह पाती है। ये भी बिल्कुल सही है। धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थी अभिनय पसंद करते हैं। ये सही नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट जो है ए और बी दिया गया है, तो ए और बी ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा यहाँ पे। अगला है क्वेश्चन 90, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों को सहायता करती है। तो जो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक है विद्यार्थियों की क्या सहायता करती है? आपके ऑप्शंस हैं, पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकार को याद करने में। तो क्या याद करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है? याद करना इसका मुख्य उद्देश्य नहीं है, रटना इसका उद्देश्य नहीं है, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकारों की व्याख्या करने में, तो क्या उसे जानकर जो है सिर्फ वो व्याख्या करने के लिए जो है काबिल हो जाए, ये इसके पीछे उद्देश्य है? नहीं। सभी संसाधनों के द्वारा ज्ञात की रचना करने में, पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकारों के प्रति प्रतिक्रिया देने में, तो ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, सभी संसाधनों के द्वारा ज्ञात की गई रचना करने में। ठीक है, यानी जो भी उससे संसाधन दिख रहे हैं उनको वो जाने, खोज करे, अन्वेषण करे, रचना करे। ठीक है, ये इसका विद्यार्थियों को जो है ये सहायता मिलती है इससे। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। आज हम 14 दिसंबर 2024 के प्रश्न पत्र को सॉल्व करने वाले हैं और ये जो है आपका जो लास्ट परीक्षा हुआ था सीटेट का वही पेपर है। क्वेश्चन है, गाय के आगे के दांत छोटे तथा पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो गाय के आपने दांत यदि देखा होगा तो आगे के जो उनके दांत होते हैं वो छोटे होते हैं तथा पीछे के दांत जो होते हैं वो चपटे और बड़े होते हैं। ऐसा क्यों होता है? आपके ऑप्शन है, घास कुतरने तथा घास को काटने के लिए, घास काटने तथा घास चबाने के लिए, घास चबाने तथा घास काटने के लिए, घास काटने तथा घास को कुतरने के लिए। तो देखिए, गाय का जो आगे का दांत छोटा होता है, छोटे दांत से वो क्या करते हैं? तो यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, छोटे दांत से जो है वो घास को काटते हैं। ठीक है, आगे के जो दांत छोटे छोटे होते हैं उससे जो है घास को काट लेते हैं और जो पीछे चपटे और बड़े दांत होते हैं उससे वो घास चबाने का काम करते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 2, घास काटने तथा घास चबाने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 62 है, आज अब भारत में 10 यानी कि 10 AM समय है, आज ही डैश में लगभग मध्याह्न है। तो देखिए, यदि आज जो है भारत में अभी 10 बज रहा है तो आज ही जो है कहाँ पर जो है मध्याह्न होगा, यानी कि दोपहर का समय होगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस है आपके, सिंगापुर, लंदन, कराची, जापान। तो यहाँ पे देखिए लंदन जो है नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो 0 डिग्री जो ग्रीनविच का रेखा होता है वो लंदन से ही स्टार्ट होता है। तो लंदन जो है भारतीय मानक समय से पीछे है और ये जो है ग्रीनविच रेखा जो है वहीं से स्टार्ट होती है लंदन से, और भारतीय मानक समय जो है 82.5 डिग्री जो है ये आगे है। ठीक है, 82.5 डिग्री पर है, यानी कि ये जो है 5.5 घंटा आगे है, भारतीय मानक समय 5.5 घंटा आगे है ग्रीनविच समय से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए करेक्ट जो हो जाएगा इसमें हो जाएगा आपका सिंगापुर, क्योंकि सिंगापुर जो है भारत के बाद में बढ़ता है। ठीक है, यहाँ पे भारत है 82.5 डिग्री में, इसके बाद यहाँ पर जो है क्या है, सिंगापुर है। तो इसी कारण से जो है इसका वहां पर जो है अभी के टाइम में दोपहर हो रहा होगा, यानी कि मध्याह्न हो रहा होगा। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 1 सिंगापुर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3, पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे कम होती दिखाई देगी?
तो देखिए जो बाल केंद्रित कक्षा होगा उसमें जो है कौन सी क्रिया सबसे कम होती दिखाई देगी, यानी कौन सा जो है कार्य बहुत कम होगा। तो यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं। बच्चे कक्षा में शिक्षक को सुनते हुए दिखाई देंगे, बच्चे तरह तरह की गतिविधियों में क्रियाशील होकर कार्य करते हुए दिखाई देंगे, बच्चों की गतिविधि के अनुसार बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन होता दिखाई देगा, बच्चे की कक्षा में चर्चा करते हुए अनुभव बांटते हुए दिखाई देंगे। तो सबसे पहले तो आप जानिए कि बाल केंद्रित कक्षा होता क्या है। तो बाल केंद्रित कक्षा वो कक्षा है जिसमें बच्चे जो हैं खुद से कार्य करके सीख रहे होते हैं, उनसे जो है विभिन्न गतिविधियां कराई जाती हैं, उनके लिए जो आवश्यक सामग्री है वो भी उपलब्ध कराई जाती है, और बच्चे जो है समूह में कार्य करके, और वहां पर जो है आपको हो सकता है अनुशासन जो है की कमी दिखे, ठीक है। क्लासरूम में ये भी होता है क्योंकि बच्चे जो है इधर उधर होते हैं, समूह बनाए हुए होते हैं और कार्य कर रहे होते हैं, अपने काम में इन्वॉल्व रहते हैं, तो अनुशासन पूरा तरह से मेंटेन कर पाना वहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है। और उसी प्रकार से बच्चे एक दूसरे से बातचीत कर रहे होंगे, ये भी आपको देखने को मिलेगी। शिक्षक जो है वहाँ पे लेक्चर देते हुए आपको नहीं दिखेंगे, बल्कि शिक्षक जो है उन्हें जहाँ पे भी कंफ्यूजन है उनको हेल्प करते हुए दिखेंगे। एक जो है वो सहायता करने वाले व्यक्ति के रूप में जो है वहां पे उनका रोल होगा, ठीक है। इस प्रकार से जो है बाल केंद्रित शिक्षा में आपको दिखेंगे, बाल केंद्रित कक्षा में, ठीक है। तो बाल केंद्रित कक्षा में जो है कौन सी क्रिया सबसे कम दिखाई देगी आपको। तो चार ऑप्शन हमने पढ़ लिए हैं। सबसे कम जो दिखाई देगा वो होगा, तो सबसे कम जो दिखाई देगा वो हो जाएगा आपका बच्चे कक्षा में शिक्षक को सुनते हुए दिखाई देंगे। ये बहुत ही कम ऐसा दिखेगा क्योंकि शिक्षक जो है वहाँ पे लेक्चर नहीं दे रहे होंगे, वहाँ पे कथा कहानी पढ़ के वहाँ जो है बच्चों को सुना नहीं रहे होंगे, ठीक है। बल्कि बच्चे जो है अपने कार्य में इन्वॉल्व होंगे, समूह में बटे होंगे, अपने काम में इन्वॉल्व होंगे, उनसे जो है विभिन्न जो है विभिन्न कार्य को कराया जा रहा होगा, ठीक है। तो ऐसा जो है उनसे उन्हें जो है अनेक गतिविधियों में शामिल किया जा रहा होगा, जिससे जो है उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। तो ये कम दिखाई देगा आपको कि वे जो है बैठकर ध्यानपूर्वक शिक्षक को सुन रहे हैं, ठीक है। ऐसा बहुत कम दिखाई देगा। और तरह तरह की गतिविधियों में क्रियाशील होकर कार्य करते हुए दिखाई देंगे, बिल्कुल सही है। गतिविधि के अनुसार बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन होता दिखाई देगा, ये भी सही है। बच्चे कक्षा में चर्चा करते हुए अपने अनुभव को बांटते हुए भी दिखाई देंगे, बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 1 होगा, बच्चे कक्षा में शिक्षक को सुनते हुए दिखाई देंगे, ऐसा बहुत कम दिखेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 64। पर्यावरण अध्ययन का एक शिक्षक कुछ बच्चों की गतिविधि कराने के दौरान कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का अवलोकन करता है तथा उसका एक वर्णनात्मक टिप्पणियां भी दर्ज करता है। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन का उपकरण हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि पर्यावरण अध्ययन के एक शिक्षक हैं, यानी कि जो ईवीएस के एक शिक्षक हैं वो कुछ गतिविधि करा रहे हैं बच्चों से, ठीक है। तो गतिविधि कराने के दौरान जो है वो कुछ महत्वपूर्ण जो घटनाएं वहाँ पे हो रहे हैं उसका अवलोकन कर रहे हैं और उसका जो है एक वर्णनात्मक टिप्पणी भी दर्ज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कौन सा आकलन का उपकरण हो सकता है। तो आकलन का उपकरण कौन कौन से दिए गए हैं, उपाख्यानात्मक अभिलेख, रेटिंग स्केल, पोर्टफोलियो, अवलोकन सूची। तो इसका जो है राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा उपाख्यानात्मक अभिलेख, ठीक है। रेटिंग स्केल नहीं होगा, पोर्टफोलियो नहीं होगा, क्योंकि पोर्टफोलियो जो है पूरा वर्ष भर का जो है बच्चों को देखा जाता है कि शुरू से लेकर अंतिम तक जो है उनका रिकॉर्ड रखा जाता है, अवलोकन करके उनका जो है एक रिकॉर्ड बनाया जाता है, वो बच्चों का पोर्टफोलियो होता है, ठीक है। रेटिंग स्केल भी नहीं होगा, अवलोकन सूची नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा। उपाख्यानात्मक अभिलेख में जो है कुछ गतिविधि कराई जा रही है, उसके दौरान जो घटने वाली घटनाएं हैं उस पर टिप्पणी देना, इसको उपाख्यानात्मक अभिलेख में हो ऐसा रिकॉर्ड रखा जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन 65। देखिए क्वेश्चन 65 में है एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के अध्याय 4 खाएं आम 12 महीने में आम पापड़ बनाने की कहानी है, ताकि न सिर्फ प्रक्रिया और तकनीक को बच्चे समझे बल्कि पकाने और संरक्षण के कौशल को भी सराह सके। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीईआरटी 2005 के अनुसार इस पाठ के मध्य में ईवीएस पढ़ाने का कौन सा सामान्य उद्देश्य प्राप्त किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक चैप्टर है, चैप्टर का नाम है खाए आम 12 महीने, ठीक है। खाए आम 12 महीने।
इसमें जो है क्या है, कहानी दिया गया है आम पापड़ बनाने की, और इसमें जो है पूरी प्रक्रिया बताई गई है, तकनीक बताई गई है, ठीक है, आम पापड़ बनाने की। और साथ में जो है उसको जो है किस तरह से जो है पकाया जाता है, किस तरह से उसका संरक्षण किया जाता है ताकि वो जो है जल्दी खराब नहीं हो, जो आम पापड़ बने वो जल्दी खराब नहीं हो। ये सभी कौशल जो है बच्चों को सिखाया गया है इस पाठ में। तो जो NCF 2005 है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है, इस पाठ के माध्यम से EVS पढ़ाने का कौन सा सामान्य उद्देश्य प्राप्त किया जा रहा है, यानी कौन सा उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो है इस पाठ के माध्यम से, इस पाठ को जो है NCERT के पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है। आपसे यही प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए आपके ऑप्शंस है, प्राकृतिक परिवेश से किस प्रकार से विभिन्न वस्तुएं बनाई जा सकती है उसकी चर्चा करना इसका मुख्य उद्देश्य है। क्या इसका मुख्य उद्देश्य यह है? अमूर्त के स्थान पर अपने अनुभवों के पहलुओं से जुड़े अवलोकन एवं उदाहरणों की सहायता से समझ का विकास करना। आम पापड़ किस प्रकार से बनाया जाता है इसकी समझ विकसित करना। किसी वस्तु को बनाने में कितनी श्रम की जरूरत होती है उसकी व्याख्या करना। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अमूर्त के स्थान पर अपने अनुभवों के पहलुओं से जुड़े अवलोकन एवं उदाहरणों की सहायता से समझ का विकास करना। ठीक है, करेक्ट जो हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन सेकेंड होगा, क्योंकि इसमें जो है इस खाए आम 12 महीने का जो चैप्टर है इसमें जो है आम पापड़ बनाने की जो कहानी है इससे जो है बच्चे जो है अमूर्त के स्थान पर जो है वो जो है क्या करते हैं, अनुभवों से पहलुओं से जुड़े अवलोकन करते हैं और उदाहरणों की सहायता से जो है अपना समझ विकसित करते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। आपको लग रहा होगा कि आम पापड़ किस तरह से बनाया जाता है इसकी समझ विकसित करने के लिए जो है कहानी दिया गया है, नहीं, ये उनका मुख्य उद्देश्य नहीं है कि बच्चे जो है आम पापड़ बनाना सीख ले, बल्कि ये उनका जो है सीखने का तरीका वो सीखे कि किस तरह से जो है अनुभवों के माध्यम से जो है वो सीख सकते हैं और उदाहरण के माध्यम से वो समझ सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सेकेंड राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करें। और एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट का नाम है सीटेट पेपर 1 फरवरी 2026। इसमें जो है हमने पिछले जितने भी सीटेट के क्वेश्चंस हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसे जो है इसी प्रकार से जो है पेपर वाइज हमने कर रखा है और अपलोड कर दिया है उसी प्लेलिस्ट में। आप उस प्लेलिस्ट को विजिट करके वो वीडियोज भी जरूर देख लीजिएगा। आते हैं प्रश्न पर। क्वेश्चन 66 है, एक शिक्षक अपनी पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों को समूह में बांटकर विद्यालय में मौजूद उनसे कुछ वस्तुएं इकट्ठे करने को कहता है। इसके बाद वह बच्चों के साथ बैठकर उन वस्तुओं को विभिन्न समूह में बांटने के लिए कहता है। बच्चे वस्तुओं को उनके गुण के आधार पर विभिन्न समूह में बांट देते हैं। शिक्षक के द्वारा इस गतिविधि को कराने का क्या सबसे उपयुक्त उद्देश्य हो सकता है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस हैं। गतिविधि बच्चों के सभी अवधारणाओं की समझ विकसित करती है। तो सबसे पहले तो प्रश्न बहुत लंबा है तो हो सकता है आप कंफ्यूज होंगे। तो प्रश्न में सिंपल सी बात पूछा गया है कि यहाँ पे जो है एक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक है, यानी कि EVS के एक शिक्षक है। उन्होंने बच्चों को क्या किया, ग्रुप में बांट दिया। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है समूह में बांट कर। ठीक है, समूह में उन्होंने बच्चों को बांट दिया। उसके पश्चात उन्होंने जो है विद्यालय के आसपास में कुछ चीज़ें हैं, जैसे हो सकता है कुछ पत्ते बिखरे हो, कुछ पत्थर वगैरह हो, ठीक है, ये सभी चीज़ जो है इकट्ठा करने के लिए कहा और उनके जो है क्या क्या गुण है उनके आधार पर उन्हें वर्गीकरण करने के लिए शिक्षक ने कहा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए बच्चे वस्तुओं को उनके गुण के आधार पर विभिन्न समूहों में बांट भी देते हैं, यानी कि उन्होंने जो है जो चीज़ें इकट्ठे किए उनके गुण के आधार पर जो है उन्होंने चीज़ों को बांट दिया। ठीक है, जैसे कि शिक्षक ने उन्हें कहा। ठीक है, तो शिक्षक के द्वारा इस गतिविधि को कराने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या हो सकता है? तो क्या उद्देश्य था इसके पीछे? तो ऑप्शन देख लेते हैं। गतिविधि बच्चों के सभी अवधारणाओं की समझ विकसित करते हैं। सभी अवधारणाओं की समझ विकसित कैसे कर सकते हैं? और जो कार्य किया है उसी से संबंधित अवधारणाओं को विकसित करती है, तो ये नहीं होगा। प्राथमिक स्तर पर बच्चे एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हुए बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। बिल्कुल सही है। जो प्राथमिक स्तर पर जो है बच्चे जब एक दूसरे से समूह में मिलकर जो है कार्य करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हुए कोई कार्य करते हैं, तो ये जो है उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है और ये उन्हें जो है
अधिगम करने में यानी कि सीखने में बहुत आसानी होती है इस प्रकार से, ठीक है। वो एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं, उसे बांट रहे हैं पूछ पूछ कर, या जो जानते हैं वो बता रहा है कि ये ऐसा होगा वो ऐसा होगा, ग्रुप में वो कार्य कर रहे हैं। इससे जो है उनका क्या होगा कि ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, ठीक है, इंटरेक्शन होती है, अंतक्रिया होती है, ठीक है। इससे जो है उनका बेहतर तरीके से वो सीख पाते हैं। तो इसके पीछे उद्देश्य भी यही था कि गतिविधि के माध्यम से जो है बच्चों को जो है बेहतर तरीके से सीखने के लिए जो है प्रोत्साहित किया जाए। तो यहाँ पे ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। गतिविधि कराने से बच्चे परिभाषा और तथ्यों को समझने में बहुत कम गलतियां करते हैं। नहीं, परिभाषा को समझने या तथ्य को समझने के लिए यहाँ पे कार्य नहीं हो रही थी। गतिविधि बच्चों को सीखने में अन्य पक्षों की तुलना में संज्ञानात्मक पक्ष को काफी हद तक मजबूत करती है। सिर्फ संज्ञानात्मक पक्ष को नहीं बल्कि ये लगभग सभी पक्षों को जो है मजबूत करती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर बच्चे एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हुए बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन 67। ऐसा पाया गया है कि बच्चों के सीखने और प्रगति का अवलोकन करते समय कुछ गलतियां हो जाती है, ठीक है। ऐसा पाया गया है कि बच्चों के सीखने और प्रगति का अवलोकन करते समय कुछ गलतियां हो जाती है। यह गलतियां हम पूर्वाग्रहों का परिणाम हो सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना एक पूर्वाग्रह के रूप में दर्ज नहीं होनी चाहिए? तो देखिए बच्चों के जो बच्चे किस प्रकार से सीख रहे हैं, उनका कितना प्रगति हो रहा है, ये सब अवलोकन करते समय जो है कुछ गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। जो रिकॉर्ड बना रहे हैं उनसे यानी कि शिक्षक से हो सकती है, ठीक है। तो ये गलतियां हमारी पूर्वाग्रहों का परिणाम हो सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना एक पूर्वाग्रह के रूप में दर्ज नहीं होनी चाहिए पूछा गया है, ठीक है आपसे। तो यहाँ पे ऑप्शन से बच्चे की योग्यता व कार्य निष्पादन के संबंध में पहले का अनुभव, किसी एक विषय और उसके किसी एक क्षेत्र की परीक्षा से जुड़े परिणाम, बच्चों की सामाजिक पृष्ठभूमि, पोर्टफोलियो में बच्चों के काम के नमूने। तो देखिए बच्चों की योग्यता व कार्य निष्पादन के संबंध में पहले के अनुभव, बच्चा ने जो है पहले का क्या बच्चा का अनुभव रहा है, क्या ये जो है पूर्वाग्रह के रूप में दर्ज नहीं होनी चाहिए? नहीं, बल्कि ये जो है दर्ज होनी चाहिए, ठीक है। ये जो है दर्ज होनी चाहिए। किसी एक विषय और उसके किसी एक क्षेत्र की परीक्षा से जुड़े पूर्व परिणाम, पूर्व में क्या उसका परिणाम रहा है, ठीक है, ये भी दर्ज होनी चाहिए। बच्चे की सामाजिक पृष्ठभूमि ये भी दर्ज होनी चाहिए। और पोर्टफोलियो में बच्चे के काम के नमूने जो है ये दर्ज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 4, पोर्टफोलियो में बच्चे के काम के नमूने। नेक्स्ट है क्वेश्चन 68। कथन 1 और कथन 2 दिए गए हैं और यहाँ पे देखिए कथन 1 और 2 को ध्यान से पढ़ें और यहाँ पे आपको सही उत्तर चुनना है, ठीक है। नीचे कूट दिए गए हैं, देख लेते हैं प्रश्न को। कथन 1 है, एनीमिया के कारण बच्चे ठीक से बढ़ नहीं पाते हैं और उनमें फुर्ती की कमी होती है। तो एनीमिया क्या है? खून की कमी जो होती है उसे हम लोग एनीमिया कहते हैं, ठीक है। इसमें जो है बच्चों के शरीर में जो है हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, ठीक है। बच्चों में जो है हेमोग्लोबिन का नॉर्मल जो होता है उससे जो है स्तर उसका कम रहता है। तो इस कारण से जो है बच्चे का ग्रोथ ठीक से नहीं हो पाता है। और दूसरा है कि उनमें जो है हमेशा जो है उन्हें लगता है कि थका हुआ सा महसूस होता है और उनमें जो है फुर्ती की कमी होती है, एनर्जी की कमी होती है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही कथन दिया गया है। कथन 1 जो है यहाँ पे राइट है। और आप भी ऐसा महसूस करते होंगे कभी कभी कि बहुत ही थोड़ा सा काम किया और बहुत ज़्यादा थक गए, बहुत ज़्यादा नींद लग रही है। इस प्रकार से लगभग लोगों को होता है। तो इसके पीछे एक ही कारण हो सकता है, आपके शरीर में जो है हेमोग्लोबिन की कमी हो सकती है। आप बड़े हो या बुजुर्ग हो या आप बच्चे हैं, ठीक है, किसी की भी शरीर में ऐसा प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि ये कोई बीमारी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने हेमोग्लोबिन के स्तर बढ़ा सकते हैं और इसके लिए जो है आपको जैसे कि जो आयरन रिच फूड खाना होता है, जैसे कि लौह युक्त, जैसे कि पालक हो गया, अनार हो गया, चुकंदर हो गया, ये सब चीज़ों से जो है बॉडी में जो है हेमोग्लोबिन की स्तर तुरंत बढ़ती है। तो इन चीज़ों का जो है आपको सेवन करना होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए एनीमिया के कारण जो है बच्चों में जो है ऐसा होती है और ये एनीमिया इसे कहा जाता है, ठीक है। तो कथन 1 सही है। कथन 2 में देखिए क्या दिया गया है, एनीमिया बच्चों की शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर करता है। बिल्कुल सही है। उन्हें जो है थका हुआ सा महसूस होता है, उन्हें कोई भी काम में इंटरेस्ट नहीं आता है और वे जो है पूरा तरह से उनका दिमाग भी जो है
लगभग सोया हुआ ही रहता है, उनको कोई काम में इंटरेस्ट नहीं आता है, तो दिमागी तंदुरुस्ती को भी जो है ये कम करता है, असर डालता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा कथन 2 भी सही दिया गया है, तो कथन 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन सेकेंड राइट हो जाएगा 68 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन 69, अभिकथन एवं कारणों को ध्यान से पढ़ें। तो देखिए अभिकथन और कारण दिए गए हैं, नीचे आपको सही उत्तर को चुनना है। अभिकथन देखिए, हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। तो क्या हाथियों के झुंड में जो है केवल हथिनियाँ और बच्चे ही रहते हैं? तो यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल सही बात है कि जो हाथी के जो झुंड होते हैं इसमें जो है सिर्फ हथिनियाँ रहती है और उनके बच्चे रहते हैं, और जो हाथी जो होते हैं वो जैसे थोड़ा बड़े हो जाते हैं वो जो है झुंड को छोड़ देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए दूसरा कारण क्या दिया गया है, हाथी 14-15 साल बाद झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। ये भी सही है, हाथी जो है जब 14-15 साल का हो जाता है तो वो जो है झुंड से अलग हो जाते हैं। जब तक वो छोटे रहते हैं तब ग्रुप में ही रहते हैं, लेकिन जैसे ही यानी कि जब वो बच्चे होते हैं, ठीक है, जब बड़े हो जाते हैं 14-15 साल के हो जाते हैं उसके पश्चात जो है वो झुंड को छोड़ देते हैं और वे अकेले रहना शुरू कर देते हैं। तो ये दोनों कथन जो है यहाँ पे दोनों जो है सही है, अभिकथन और कारण दोनों सही दिया गया है और व्याख्या भी यहाँ पे सही है। तो करेक्ट हो जाएगा इसमें, दोनों अभिकथन और कारण सही है एवं कारण अभिकथन की सही व्याख्या है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। अगला है हमारा क्वेश्चन 70, अभिकथन ए तथा कारण आर को ध्यान से पढ़े और सही विकल्प को चुने। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है अभिकथन में, जिन बकरियों के बालों से मुलायम पश्मीना शॉल बनाए जाते हैं वो लगभग 5000 मीटर ऊंचाई में पाए जाते हैं जहाँ बहुत सर्दी पड़ती है। तो देखिए पश्मीना शॉल जो है ऐसा शॉल होता है जो लगभग 6 स्वेटर के बराबर जो है ये काम करता है। ठीक है, एक पश्मीना शॉल आप ओढ़ लीजिए, वहाँ पर जो है 6 स्वेटर जहाँ पे ओढ़ी पहनिएगा उसके समान ये कार्य करता है एक पश्मीना शॉल, और ये बहुत ही सॉफ्ट मुलायम और अच्छा होता है, इसका क्वालिटी बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, और आपसे प्रश्न भी पूछा जाता है इसलिए मैंने आपको बता दिया, और साथ में ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि पश्मीना शॉल जो है बुनने में जो है कितना टाइम लगता है। ठीक है, तो लगभग 250 घंटा टाइम आपका लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पश्मीना शॉल कहाँ से किससे मिलते हैं, तो ये जो पहाड़ी एरिया में जो बकरियां होती हैं उनके बालों से जो है ये बनाया जाता है पश्मीना शॉल। ठीक है, और ये लगभग 5000 मीटर ऊंचाई में पाए जाते हैं जहाँ बहुत सर्दी पड़ती है। बिल्कुल सही है, ये उन्हीं बकरियों के बालों से जो है ये पश्मीना शॉल बनाए जाते हैं। तो अभिकथन बिल्कुल सही है। और देखते हैं कारण, इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बालों के परत उग जाते हैं। ये भी सही है। तो देखिए बकरियों के शरीर पर जो बाल उगते हैं वो इसलिए उगते हैं ताकि जो ठंड जो है उससे वो बच सके, यानी कि उस जो नेचर प्रकृति द्वारा जो बनाया गया वो इन्वायरमेंट है, वातावरण है, उस वातावरण में वो एडजस्ट कर सके, उसके जो बाल है उससे सुरक्षा मिले। ठीक है, वो बकरियों को सुरक्षा मिले ताकि वो ठंड से उन्हें कोई भी असर नहीं पड़े, उनका जो है मृत्यु नहीं हो। इससे बचने के लिए वातावरण में एडजस्ट करने के लिए जो है ऐसा कराया जाता है। तो आपने जो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पढ़ा होगा, जो एडजस्ट करने के लिए जो डार्विन ने जो है थ्योरी दिया था, उन्होंने कहा था जो प्राणी है वो एडजस्ट यदि कर जाता है इस इन्वायरमेंट में तो जी जाता है, लेकिन जो एडजस्ट नहीं कर पाता है तो वो नहीं बचता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से इवोल्यूशन का थ्योरी उन्होंने दिया था, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, उसमें इन्होंने यही बात कहा था। चार्ल्स डार्विन का थ्योरी है, आपको पता भी होगा। तो यहाँ पे देखिए इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बालों के परत उग जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो कथन और कारण दोनों सही है और यहाँ पे व्याख्या भी सही दिया गया है। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या करता है। ऑप्शन सेकेंड राइट होगा क्वेश्चन 70 का। 71 पे आते हैं, नीचे दिए गए कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। तो देखिए कथन ए है, सन 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। तो चांद पर जाने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन थे? तो वो थे नील आर्मस्ट्रांग, बिल्कुल सही है। और कब वो गए थे? तो वो गए थे 1969 में। ठीक है, तो ये भी सही है।
और देखिए कथन बी, सन 2007 में कल्पना चावला अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला थी। तो क्या 2007 में कल्पना चावला अंतरिक्ष में गई थी? तो देखिए कल्पना चावला जो है 2007 में जो है वो अंतरिक्ष में नहीं गई थी, 2003 में दूसरी बार जो है वो 2003 में गई थी, ठीक है। तो फर्स्ट में जो है वो 1997 में गई थी कल्पना चावला अंतरिक्ष में, और दूसरी बार वो गई थी 2003 में, ठीक है, 2003 में गई थी, 2007 तो होगा ही नहीं, तो ये तो गलत ही हो गया। तो यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट ए सही है, कथन ए सही है, कथन बी गलत है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए सही है, बी गलत है। तो ऑप्शन 4 में दिया गया है ए सही है परंतु बी गलत है, ठीक है। ऑप्शन 4 राइट है। क्वेश्चन 72 पे आते हैं, निम्नलिखित में से सही मिलान चुनिए। तो देखिए भारतनाट्यम जो है ये किस राज्य का जो है नृत्य है? कथक, कर्नाटक, बिहू, असम, लावणी, तमिलनाडु। तो राइट आंसर जो होगा इसमें कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका बिहू असम, ठीक है। बिहू जो है असम में जो है ये असम का एक फेमस नृत्य है, ठीक है। भारतनाट्यम नहीं होगा, और ये जो तीन ऑप्शन है ये गलत दिए गए हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन 73 है, मोहन कक्षा 5 का एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक है। वो अपनी कक्षा में निम्नलिखित गतिविधि को सैमपट पर लिखता है। अपने माता पिता, दादा दादी के समय पानी की उपलब्धता के बारे में पता करें और उसकी वर्तमान स्थिति से तुलना करें। उपरोक्त गतिविधि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त रणनीति होगी? तो देखिए मोहन जो है कक्षा 5 का एक पर्यावरण शिक्षक है, और उन्होंने क्या कहा कि गतिविधि कराया कि सैमपट पर लिखा उन्होंने कि अपने माता पिता, दादा दादी के समय पानी की उपलब्धता के बारे में पता करें। यानी कि आपके जब माता पिता के टाइम में, आपके दादा दादी के समय में जो है पानी किस प्रकार से थी, कितना जो है पानी उपलब्ध थी, और पानी जो है साफ़ होती थी या गंदा होती थी, पानी जो है पानी की कमी शहरों में जैसे कि अभी के वर्तमान समय में देखी जाती है, उस तरह से क्या पानी का किल्लत होती थी या नहीं होती थी, ये सभी चीज़ें, ठीक है। या ग्रामीण एरिया में जो है क्या पानी जो है जिस तरह से अभी आते हैं उसी प्रकार से आते थे या कुछ चेंजेस थे। तो यहाँ पे देखिए उस समय में और वर्तमान स्थिति में तुलना करने के लिए यहाँ पे कहा गया है। तो उपरोक्त गतिविधि के लिए निम्नलिखित में से कब से सबसे उपयुक्त रणनीति होगी? कौन सा सबसे उपयुक्त रणनीति होगी? तो यहाँ पे ऑप्शन है परियोजना, चर्चा करना, साक्षात्कार, भूमिका निर्वहन। तो यहाँ पे देखिए करेक्ट जो होगा इसमें वो हो जाएगा परियोजना, ठीक है, परियोजना सही होगा। चर्चा करना उतना सही नहीं रहेगा, साक्षात्कार तो होगा ही नहीं, भूमिका निर्वहन पानी वाला में जो है क्या भूमिका निर्वहन करना उतना जो है इसके लिए एग्जैक्ट जो है रोल प्ले नहीं हो पाएगा, तो ये भी नहीं होगा। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा परियोजना। इससे जो है परियोजना तैयार किया जाएगा कि उस समय जो है क्या स्थिति थी और वर्तमान में जो है पानी की क्या स्थिति है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 1 इसका 73 का। क्वेश्चन 74 पे आते हैं, एक व्यक्ति मृत समुद्र या खारी जल में नहीं डूबेगा भले ही वो तैरना न जानता हो, इसकी वजह है। तो देखिए एक व्यक्ति मृत समुद्र या खारी झील में नहीं डूबेगा, क्यों नहीं डूबेगा? तो देखिए जो खारी झील होती हैं उसमें जो है जो खारी झील होती है उसमें नमक बहुत होती है, ठीक है, इसी कारण से तो खारी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसलिए जो है व्यक्ति वहाँ पे नहीं डूबेगा। आपने मृत सागर का नाम सुना होगा, यहाँ पे बोला भी गया है मृत समुद्र, ठीक है, यानी कि वहाँ पर जो है नमक बहुत अधिक होता है जिसके कारण से पानी का घनत्व तो जो है बढ़ जाता है, और वहाँ पे जो है व्यक्ति नहीं डूबता है, कोई भी जाए तो वहाँ पे नहीं डूबेगा, क्योंकि पानी का घनत्व तो अधिक होने के कारण जो है वो तैरना जानता हो या नहीं जानता हो उस समुद्र में वो नहीं डूबेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिए गए हैं। यहाँ पे ऑप्शन हैं समुद्र में पानी की मात्रा, समुद्र में पानी की उच्च घनत्व, समुद्र में पानी का निम्न घनत्व, समुद्र के पानी का न उच्च न निम्न घनत्व। तो आपको आंसर पता चल ही गया होगा, इसका आंसर हो जाएगा समुद्र में पानी का उच्च घनत्व। उच्च घनत्व के कारण जो है व्यक्ति समुद्र में नहीं डूबेगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 75 है,
कथन ए और बी को ध्यान से पढ़ें। तो कथन ए में है, ठंड के मौसम में छिपकलियां लंबी और गहरी निद्रा में चले जाते हैं। तो क्या ठंड के मौसम में जो है छिपकलियां आपको दिखती हैं अपने घर में? अभी ठंडा आने वाली है, आप देखिएगा इस चीज़ को ध्यान से, ठीक है। आपके घर में जो है छिपकलियां दिख रही हैं या नहीं दिख रही हैं? और गर्मी के दिन में तो आप देखते हैं हर जगह छिपकलियां घूमती हुई दिखती हैं आपको, ठीक है। और बारिश के मौसम में भी आप देखते हैं कि थोड़ा सा जो है लाइट के ऊपर कीड़ा आकर बैठने लगे और वो कीड़ा को खाने के लिए वहाँ पे पहले से तैयार बैठी हुई रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ठंड के मौसम में छिपकलियां लंबी और गहरी नींद में चली जाती हैं। तो ये जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। वो जो है गहरी नींद में चली जाती हैं, इसी कारण से वो दिखाई नहीं देती हैं। तो यहाँ पे सही है, कथन ए राइट दिया गया है। कुछ ऋतुओं में कुछ जानवर लंबी गहरा नींद में चले जाते हैं, बिल्कुल सही है। जैसा कि आपको एग्जाम्पल में भी दे ही दिया गया एक छिपकली का, ये जो है लंबी और गहरी नींद में ठंडे के मौसम में चले जाते हैं। उसी प्रकार से जो है कुछ अन्य जानवर भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कथन बी भी सही है। तो राइट हो जाएगा यहाँ पे, दोनों ए और बी सही है और ए की सही व्याख्या है, ठीक है। तो हमने जो है क्वेश्चन 75 तक कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम ईवीएस के जो बचे हुए 15 प्रश्न है पेडागोजी वाले क्वेश्चन से, उसे कर लेंगे। क्वेश्चन 75 से लेकर 90 तक के क्वेश्चंस को कर लेंगे। क्वेश्चन 76 से लेकर 90 तक के क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इससे पहले भी हमने जो है ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन सीटेट के अपलोड कर दिए हैं। और इस पेपर का जो 14 दिसंबर 2024 का पेपर का है, इससे संबंधित सीडीपी के क्वेश्चन भी प्लेलिस्ट में अपलोडेड है। प्लेलिस्ट का नाम है सीटेट पेपर 1 फरवरी 2026। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और कमेंट भी करें। धन्यवाद। तो नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। प्रश्न आज 76 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे 76 में है, एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन की 5वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक में पाठ 13 गौरव जानी के अद्भुत यात्रा का वर्णन करती है। यह पाठ निम्नलिखित में से कौन सी थीम का हिस्सा है? तो पर्यावरण अध्ययन में जो है 6 थीम होते हैं, ठीक है। तो 6 थीम कौन कौन से हैं? तो परिवार और मित्र, भोजन, यहाँ पे भोजन नहीं है, 4 थीम दिए गए हैं ऑलरेडी ऑप्शन में, एक भोजन नहीं दिया गया है। और आपका हो जाता है आवास, यात्रा, ठीक है, पानी, हम चीजें कैसे बनाते हैं, ठीक है। इस प्रकार 6 थीम होते हैं। और तो देखिए ऑप्शंस दिए गए हैं, काम और खेल, परिवार और मित्र, आवास और आपसी संबंध। तो जो पाठ 13 है गौरव जानी, जो कि कक्षा 5 की पुस्तक की है, ठीक है, पर्यावरण अध्ययन की, इसका जो है ये थीम किस थीम का हिस्सा है? तो ये है आपका आवास का, ठीक है। ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा, आवास। नेक्स्ट है क्वेश्चन 77, उबला हुआ दूध पेट में पचने में कितना समय लेता है? निम्नलिखित में से सही उत्तर को चुनें। तो देखिए ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार से प्रश्न जो है आपके ईवीएस वाला सेक्शन में आपको सीटेट में पूछे जाते हैं। तो उबला हुआ दूध पेट में पचने में कितना समय लेता है? आपके ऑप्शन है 5 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे। तो उबला हुआ दूध जो है 2 घंटे में पच जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, 2 घंटे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 78, राकेश कक्षा 5 का एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक है। तो राकेश कौन है? एक ईवीएस के शिक्षक हैं, ठीक है। वह अपनी कक्षा में बच्चों से एक गतिविधि करने के लिए कहता है जिसमें सभी बच्चे यह अवलोकन करते हैं कि कौन सी वस्तु पानी में तैरती है और कौन सी पानी में डूब जाती है, ठीक है। तो राकेश जो कि एक पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस के जो शिक्षक है कक्षा 5 के, वो एक गतिविधि कराते हैं बच्चों को। गतिविधि में वो क्या कराते हैं? वे जो है कि वस्तु को पानी में डालने के लिए, पानी में डालकर देखने के लिए बोलते हैं कि कौन सी वस्तु जो है डूब रही है पानी में और कौन सी वस्तु जो है तैर रही है, ठीक है। गतिविधि के उपरांत कुछ बच्चे शिक्षक से पूछते हैं कि कुछ वस्तुएं पानी में डूब जाती हैं और कुछ वस्तुएं पानी में तैरती हैं, ऐसा क्यों है? निम्नलिखित परिस्थिति में से शिक्षक को क्या सबसे उपयुक्त करना चाहिए? तो यहाँ पे देखिए आपको जो है 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। 4 ऑप्शंस में से आपको यहाँ पे कूट भी दिए गए हैं, कूट में आपको आंसर इसका लगाना है, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पे निम्नलिखित परिस्थिति में शिक्षक को क्या सबसे उपयुक्त करना चाहिए। तो ऑप्शन देखिए, शिक्षक को बच्चे से कहना चाहिए कि ऐसा घनत्व के कारण हो रहा है। क्या बच्चों को जो है सीधे आंसर बता देनी चाहिए कि ऐसा घनत्व के कारण से हो रहा है, कि घनत्व के कारण से जो है कुछ वस्तुएं तैर रही है, कुछ वस्तु जो है डूब जा रही है। ठीक है, तो दूसरा है ऑप्शन, प्रत्येक बच्चे को निरीक्षण करने, अपनी टिप्पणियां दर्ज करने और उनकी टिप्पणियों का अर्थ बताने की आजादी दे। प्रत्येक बच्चे को परिकल्पना करने, परीक्षण करने, गतिविधि आधारित सामान्यीकरण करने का अवसर प्रदान करे। शिक्षक को यह कहना चाहिए कि इसका मुख्य कारण आप अपनी बड़ी कक्षाओं में समझेंगे। तो देखिए ये तो बिल्कुल भी गलत हो जाएगा ऑप्शन डी, और ऑप्शन ए भी यहाँ पे गलत होगा। उनको जो है डायरेक्ट आंसर नहीं बता देना है, बल्कि बच्चों को जो है अपने आंसर देने की आजादी उन्हें देना चाहिए। बच्चे जो है अपने से उसके उस गतिविधि से जो उन्होंने सीखा उस चीज को जो है वो उसके संबंध में जो टिप्पणी देंगे, उनके संबंध में वो जो भी उससे सीखे उसको बताएंगे। ठीक है, और उस प्रकार से जो है निरीक्षण करेंगे और बताने की उन्हें जो है आजादी शिक्षक को देना चाहिए। तो ऑप्शन बी राइट है यहाँ पे। प्रत्येक बच्चे को परिकल्पना करने, ठीक है, और परीक्षण करने, गतिविधि आधारित सामान्यीकरण करने का अवसर प्रदान करें। तो बच्चों को जो है और भी अन्य चीजों से परीक्षण करने और उस गतिविधि से संबंधित जो है जो भी उन्होंने सीखा है उसको और अच्छे से जो है सीखने के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए। ठीक है, तो सी भी यहाँ पे सही है। तो बी और सी राइट है यहाँ पे। तो बी और सी ऑप्शन 3 में है, तो राइट हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन 79, पर्यावरण अध्ययन की एक रचनावादी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया नहीं होती हुई दिखाई देती है। तो देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, नहीं होती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ पे ऑप्शंस है, बच्चे अवधारणाओं के बीच कई नई नई कड़ियों को जोड़ने में अपना अनुभव उपयोग कर रहे हैं। तो देखिए पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में जो है, जहाँ पे एक रचनावादी कक्षा की यदि बात करें तो वहाँ पे जो है बच्चे जो है नई नई चीजों को सीखते हैं और अवधारणाओं को समझते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कहा गया है कि बच्चे अवधारणाओं के बीच नई नई कड़ियों को जोड़ने में अपना अनुभव उपयोग कर रहे हैं, यानी उनके उस गतिविधि से संबंधित जो भी उनका अनुभव रहा है उससे जो है वो नई चीजों से जोड़ते हैं और चीजों को सीखते हैं, अधिगम करते हैं। तो यहाँ पे सही है, बच्चे ठोस वस्तुओं पर क्रिया करके सीख रहे हैं। तो ये यहाँ पे देखिए ठोस वस्तु का प्रयोग, यानी कि चीजों का जो है वो इस्तेमाल करके जो है वहाँ पे सीखने का प्रयास कर रहे हैं और गतिविधि कर रहे हैं। तो ये भी यहाँ पे देखी जाती है। ठीक है, बच्चों का अनुभव को सम्मान दिया जा रहा है, उनका जो भी अनुभव रहा है उसको सम्मान दिया जा रहा है और उससे जोड़कर जो है वो कार्य कर रहे हैं, गतिविधि कर रहे हैं। तो ऐसी जो है पर्यावरण अध्ययन की रचनावादी कक्षा में देखी जाती है। तो ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे देखिए नहीं होती हुई दिखाई देगी, तो ये हो जाएगा आपका, बच्चे सिर्फ जाने पहचाने सवाल हल कर रहे हैं, जो सवाल जानते हैं उसी को बस हल कर रहे हैं। तो ऐसा क्या होता है, जो रटंतु प्रणाली होती है जिसमें जो है बच्चों को रटवाया जाता है एक बार एक ही सवाल, तो जो जाने पहचाने सवाल होते हैं वो हल कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन दूसरे कुछ गतिविधि दे दिया जाए तो उसमें ना ही वो पिछले ज्ञान को जोड़ पाते हैं अपने नए ज्ञान से। ठीक है, और ना ही कुछ नया आविष्कार वो कर पाते हैं। तो सिर्फ जो जाने पहचाने सवाल यदि उनको मिल जाए तो वो हल कर पाते हैं। तो ऐसा जो है नहीं देखा जाता है रचनावादी कक्षा में। रचनावादी कक्षा में जो है बच्चे नवीनता का खोज करते हैं, नए नए चीजों का आविष्कार करते हैं, गतिविधि में शामिल होते हैं और उनके जो भी अनुभव रहते हैं उनको सम्मान दिया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे 4 राइट हो जाएगा। ठीक है, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल से जुड़ जाइए और इसी प्रकार से जो है 2011 से लेकर 2024 तक के जितने भी क्वेश्चन पेपर अभी तक सीटेट एग्जाम्स हुए हैं पूरे क्वेश्चन पेपर आपको कराए जाएंगे। और यहाँ और साथ में आपको मैराथन वीडियोज भी अवेलेबल करा दिए जाएंगे। साथ में हमने जो है बहुत से पेपर ऑलरेडी कर लिया है, तो जिसका प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट का नाम है सीटेट पेपर 1 फरवरी 2026 नामक प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट में विजिट करके आप देख लें। यदि साथ में आप पेपर 2 का भी तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 2 के लिए भी आप जो है प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है सीटेट पेपर 2 फरवरी 2026। ठीक है, तो आते हैं प्रश्न पर। क्वेश्चन हमारा 80 है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल तत्वों से बना है। तो देखिए आपके ऑप्शन है तत्व कौन कौन से, एलिमेंट से कौन बना है। यहाँ पे देखिए टीन, लिथियम, सोडियम, ब्रॉस, पोटेशियम, ब्रॉन्ज, कॉपर, एल्यूमिनियम, स्टील, आयरन, जिंक। ठीक है, तो कौन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है हो जाएगा आपका टीन, लिथियम और सोडियम, ये तत्व है। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन 81,
यहाँ पे देखिए न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, तो इसे कर लेते हैं। एक व्यक्ति ने 30 जनवरी 2023 को नई दिल्ली स्टेशन से बेंगलुरु के लिए ट्रेन पकड़ी। ट्रेन नई दिल्ली से 17 घंटे पर चली, यानी कि 5 बजे, ठीक है। और 17 घंटे पर 31 जनवरी 2023 को बेंगलुरु पहुंची। यदि नई दिल्ली और बेंगलुरु के बीच की दूरी लगभग 1776 किलोमीटर है तो ट्रेन की पूरी यात्रा की औसत गति क्या होगी। यानी कि यहाँ पे जो है आपसे चाल पूछा गया है। तो चाल होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका 30 जनवरी 2023 को जो है नई दिल्ली स्टेशन से जो है ट्रेन जो है क्या हुआ है, डिपार्चर हुआ है, ठीक है। और नई दिल्ली से ये 17 घंटे पर चली, ठीक है। और 17 घंटे पर 31 जनवरी 2023 को बेंगलुरु पहुंची, ठीक है। तो 17 घंटा पर चली और 17 घंटा पर ही पहुंची, तो टाइम यहाँ पे हो जाएगा 24 घंटा, ठीक है। और यदि नई दिल्ली और बेंगलुरु के बीच की दूरी कितना है, 1776, तो दूरी दिया गया है 1776। तो ट्रेन की पूरी यात्रा की औसत गति क्या होगी, तो यहाँ पे एवरेज आपको स्पीड निकालना है। तो स्पीड आपका हो जाएगा यहाँ पे दूरी बटा समय, दूरी कितना है 1776 दिया गया है, अपन टाइम का हो रहा है 24 घंटा। तो आप इसको जो है कट कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 77.21 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, 77.21 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 82 पर आते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 82 है, निम्नलिखित प्रश्न में अभिकथन और कारण को आगे रखा गया है, कथनों को ध्यान से पढ़े और निम्नलिखित में से सही विकल्प चयन करें। तो देखिए बस प्रश्न को लंबा बनाने के लिए इस प्रकार से दिया जाता है, आप डायरेक्टली अभिकथन और कारण आकर इसमें जो है डायरेक्ट आंसर कीजिएगा। यहाँ पे देखिए अभिकथन में क्या है, पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यचर्या थीम पर आधारित है और प्रत्येक थीम अंतर संबंधित है। तो पर्यावरण अध्ययन में जो है 6 थीम है, जैसा कि मैंने अभी आपसे बताया था, जिसमें आ जाते हैं आपके परिवार और मित्र, भोजन, पानी, यात्रा, आवास, काम, जो हम चीजें जो हम करते हैं, ठीक है। तो 6 थीम आते हैं, ठीक है। माफ कीजिए, चीजें हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो 6 थीम आते हैं, ठीक है। और जो पर्यावरण अध्ययन की जो पाठ्यचर्या है ये बिल्कुल सही है कि ये जो है थीम पर ही आधारित होती है, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट है, और ये जो है अंतर संबंधित है, ये भी सही है। तो अभिकथन बिल्कुल ही सही है। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या को थीम आधारित रखने का सबसे मुख्य कारण है कि इससे हर थीम की गहरी समझ बनती है और हर थीम की शुरुआत सवालों से होती है। तो बिल्कुल सही बात है, पर्यावरण अध्ययन को जो पाठ्यचर्या है इसको जो है थीम आधारित बनाने के पीछे मुख्य कारण यही है कि इससे जो है हर थीम यानी कि हर विषय, हर चीज के बारे में जो है बच्चों को गहरी समझ मिले। और हर थीम की शुरुआत जो है सवालों से होती है, सवाल पहले आती है तो बच्चे जो है इस पर गौर करते हैं और उस थीम को भी ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, कारण भी यहाँ पे सही दिया गया है और ये जो है सही व्याख्या है इसका। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, अभिकथन और कारण सही है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन 83। तो 83 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, 83 नंबर में क्या दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए, सिद्धि एक कक्षा 4 की शिक्षिका है। वह अपनी कक्षा के बच्चों को एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का पाठ 10 हुतुतु पढ़ाने के लिए सभी बच्चों को वह खेल के मैदान में ले जाकर कबड्डी खेल खिलाती है, ठीक है। तो यहाँ पे खेल खेलने से पहले वो सभी बच्चों को इस खेल के नियम भी बताती है। शिक्षिका इस खेल को खेलने से पहले बच्चों को नियम क्यों बताती है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कक्षा 4 की शिक्षिका है सिद्धि, ठीक है। और जो पर्यावरण अध्ययन एनसीईआरटी का जो बुक है उसमें क्लास 4 का जो पाठ 10 है, चैप्टर 10 है, उसमें एक आपका जो है पाठ है, पाठ का नाम है हुतुतु, ठीक है। और इसको पढ़ाने के लिए जो है बच्चों को वो खेल के मैदान में लेकर जाती है और बच्चों से क्या खिलाती है, कबड्डी खेल खिलाती है, ठीक है। और खेल खेलने से पहले जो है सिद्धि जो शिक्षिका है वो क्या करती है, सभी बच्चों को जो है खेल के नियम को समझाती है।
तो नियम क्यों बताती है, क्या कारण है नियम बताने का, यही आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो खेलने से पहले नियम तो जानना ही चाहिए। जब तक बच्चे नियम नहीं जानेंगे तो ठीक से खेलेंगे नहीं। और दूसरी बात ये भी है कि बिना नियम का वो खेलेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा, और बिना नियम जाने जो है कोई खेल अच्छे ढंग से नहीं खेला जा सकता है। तो नियम बताना तो आवश्यक ही था। तो यहाँ पे देखिए क्या कारण इसके पीछे हो सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस देखिए। तो देखिए ऑप्शन ए है, वह बच्चों का ध्यान इस ओर खींचना चाहती है कि खेल की तरह ही जीवन में भी हम नियम बनाते हैं। तो बिल्कुल सही है, जीवन जीने का भी एक नियम होता है। जैसे कि हम अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं, कब सोना है, कब किस समय में हमको खाना खाना चाहिए। जैसे छोटे बच्चों के लिए जो है ये सब बहुत जरूरी होता है, उनकी डेली जो उनका जो रूटीन है उसको मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो इससे जो है उनको ये समझ होगी कि हमें जो है सुबह समय से उठना, समय से सभी अपना जो है नित्य कार्य करना, स्नान ध्यान करना, ठीक है, ये सभी के नियम हो जानेंगे, ठीक है। तो नियम को, खेल की जिस तरह से नियम होती है उसी प्रकार से जीवन की भी नियम होती है, जीवन जीने का नियम होती है। ये सिखाने के लिए जो है शिक्षिका ने ये बताया। तो ये सही है यहाँ पे, ताकि सभी कार्य सही ढंग से किए जाए। बिल्कुल सही है, ताकि खेल जो खिला रही है वहाँ पे सब कार्य जो है सही ढंग से हो, अच्छे ढंग से बच्चे खेल सके। तो ये भी सही है। हम सभी समाज में इसी प्रकार से नियम से बंधे हैं, जिसके द्वारा हम आपस में मतभेद और झगड़े सुलझाते हैं। तो ये भी सही है कि नियम के माध्यम से जो है वो शिक्षिका जो है वो बच्चों को समझाने का प्रयास कर रही है। समाज में भी जो है एक नियम में व्यक्ति को रहना होता है। सभी जो है सामाजिक प्राणी हैं, और समाज में जो है जो नियम बने हैं व्यक्ति के लिए उसे सबको फॉलो करना रहता है, ठीक है। और जो भी हमारे बीच में मतभेद और झगड़े होते हैं इन नियमों से ही सुलझते हैं, ठीक है। और ऑप्शन डी है, नियम बनाने से सभी बच्चों का ध्यान खेल की अपेक्षा नियम पर बहुत अधिक रहता है। तो नियम बनाने से ऐसा नहीं होता है, बल्कि नियम द्वारा जो है बच्चों को जो है सही ढंग से खेलने के लिए जो है यह नियम बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये नहीं होगा आपका, ऑप्शन 4 यहाँ पे गलत दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन यहाँ पे ए बी सी राइट है, तो ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड ए बी सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 84। तो देखिए, दो भारतीय पक्षी वृक्ष या झाड़ी की डाल पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। ये दो भारतीय पक्षी हैं। तो देखिए कौन से जो पक्षी है जो घोंसला जो है लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं, और इनका जो घोंसला होते हैं वो लगभग लालटेन शेप के होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या दिए गए हैं। ऑप्शन है दर्जन चिड़िया, कलचिड़ी और बीबर पक्षी, शक्करखोरा, दर्जन चिड़िया, बसंत गौरी और शक्करखोरा। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 3, शक्करखोरा और दर्जन चिड़िया, ठीक है। ये दोनों जो है शक्करखोरा और दर्जन चिड़िया, ये दोनों जो है वृक्ष या झाड़ी की डाली पर जो है अपना लटकता घोंसला बनाते हैं, ठीक है। ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 85। बच्चा विभिन्न कुशल कार्यों जैसे खेती और दैनिक जीवन में उनकी विरासत बुजुर्गों से का वर्णन करता है, उपरोक्त कथन है। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि बच्चा विभिन्न कुशल कार्यों जैसे खेती और दैनिक जीवन में उनकी विरासत का वर्णन करता है, उपरोक्त कथन है। तो देखिए उपरोक्त कथन है सीखने के उद्देश्य, दक्षता कथन, सीखने के प्रतिफल, सीखने के सूचक। तो इससे जो है बच्चे जो है, तो ये हो जाएगा आपका सीखने के प्रतिफल, ठीक है। क्योंकि बच्चा ने जो है ये सभी जो दैनिक जीवन के कार्य है वो देखता है और चीजों को उसने सीखा है, ठीक है। तो ये जो कुशल कार्य है जैसे खेती और दैनिक जीवन में उनकी विरासत का बच्चा जो है वर्णन करता है, तो ये क्या है, ये सीखने के प्रतिफल है, ठीक है। ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 86। बंगाल की खाड़ी पर समुद्र तट वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा है। तो बंगाल की खाड़ी जो है आपका किस तरफ है, आपका बंगाल की खाड़ी जो है आपका हो जाएगा इस साइड में है, ठीक है, इस तरफ है। तो ये जो साइड है आपका बंगाल का खाड़ी है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी इस साइड में है। और यहाँ से जो गंगा नदी का पानी जो है बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका पूछा गया है कि बंगाल की खाड़ी या समुद्र तट वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए केरल है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक।
तो ये है आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश जो है यह इसके तट पर है, बंगाल की खाड़ी के तट पर जो है कौन सा है, आंध्र प्रदेश है। केरल तो इस साइड में आपका हो जाएगा पूर्वी साइड में, ठीक है। और माफ कीजिए पश्चिमी साइड में हो जाएगा केरल, ठीक है। और कर्नाटक भी और तेलंगाना जो है बीचों बीच लगभग आ जाएगा। तो आंध्र प्रदेश ही तट पर है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 है यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 87। क्या कारण है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में किस्से और कहानियों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण हो सकता है? तो देखिए जो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक जो है इसमें विभिन्न कहानियां हैं, किस्से हैं, केस स्टडी है, ठीक है। ये सभी जो है शामिल किए गए हैं। इसके पीछे क्या कारण है? तो आपके ऑप्शन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक किस्से कहानियों को रुचि लेकर सुनाते हैं, इसलिए इनको महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। तो क्या शिक्षक जो है रुचि लेकर सुनाते हैं इसलिए दिया गया है? तो देखिए यहाँ पे ये नहीं होगा, ठीक है। बच्चे का पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर संवेदनशीलता विकसित करने के लिए अक्सर किस्से और कहानियों का इस्तेमाल महत्वपूर्ण माना गया है। ये सही हो सकता है, क्योंकि बच्चे कहानी के पात्रों से अपने आप को आसानी से जोड़ लेते हैं। ये भी सही है। किस्से और कहानियां समाज को पसंद है, इसलिए इनको पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक में महत्वपूर्ण दिया गया। समाज को पसंद है इसलिए नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो देखिए यदि तो यहाँ पे जो है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा इसका ऑप्शन 3 बी एंड सी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 88। अर्चना कक्षा 4 की एक पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका है। वो अपनी कक्षा में बच्चों के 2 समूह बनाती है और विद्यालय में यूनिफॉर्म होनी चाहिए या नहीं इस विषय पर वाद विवाद गतिविधि कराती है। अर्चना ने अपनी कक्षा में वाद विवाद क्यों कराया? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण नहीं हो सकता? तो देखिए कौन सा उपयुक्त कारण नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन जो है रद्द किया गया था सीबीएसई द्वारा, ठीक है। तो इस प्रश्न को हम लोग नहीं करेंगे। क्वेश्चन 89 देख लेते हैं अब, ठीक है। क्वेश्चन 89 में देखिए क्या दिया गया है, अभिकथन और कारण दिए गए हैं। अभिकथन है, एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक के पाठों में आम जिंदगी की वास्तविक घटनाओं, रोजमर्रा की समस्याओं और आज से जुड़ी कुछ ज्वलंत समस्याओं को रखा गया है। तो पर्यावरण अध्ययन की जो पाठ्य पुस्तक है एनसीईआरटी की, इसमें आम जिंदगी वास्तविक घटनाओं यानी जो भी हमारे दैनिक जीवन में घटनाएं घटती है उससे संबंधित जो है घटनाओं को जो है शामिल किया गया है पुस्तक में। रोजमर्रा की समस्याएं यानी कि जीवन में क्या क्या समस्याएं आती है या जो है रोज दैनिक जीवन में हमारी क्या क्या समस्याएं, किस तरह की समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं और जो वर्तमान से जुड़ी जो ज्वलंत समस्याएं हैं उनको रखा गया है। ये बिल्कुल सही है, अभिकथन यहाँ पे करेक्ट दिया गया है, ठीक है। और देखिए कारण देखिए, इन सभी समस्याओं पर बच्चे खुलकर बहस करें, समस्याओं से अवगत हो, उनके प्रति संवेदनशील बने और सही समझ बना सके। तो बिल्कुल सही है। इसको जो है रखने के पीछे यही कारण है कि बच्चे जो है इस जो भी मुद्दा है, जो भी घटनाएं हैं उससे संबंधित खुल के वो अपने विचार को रख सके, वो अपनी बातों को रख सके, ठीक है। और बहस कर सके, समस्याओं से उन्हें जो है समस्याओं को उनकी जानकारी हो, ठीक है। और साथ में जो है उनके प्रति संवेदनशील वो बने और सही समझ बना सके, यही इसका उद्देश्य है। तो बिल्कुल सही है, कारण भी सही दिया गया है। तो अभिकथन और कारण दोनों सही है और दोनों सही है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है यहाँ पे, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन 90। तो ये ईवीएस का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। यहाँ पे भी अभिकथन और कारण वाला ही क्वेश्चन है और सही विकल्प आपको चुनना है। तो देखिए अभिकथन में क्या दिया गया है, जैव मात्रा और जीवाश्म ईंधन दोनों ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। पारंपरिक स्रोत वे हैं जिनका स्वभाव नवीकरणीय होता है। तो देखिए अभिकथन में दिया गया है कि जैव मात्रा और जीवाश्म ईंधन दोनों ऊर्जा के परंपरागत स्रोत है। बिल्कुल सही है, जो जीवाश्म ईंधन है फॉसिल फ्यूल्स है और जैव मात्रा जो है ये परंपरागत स्रोत है ऊर्जा के। बिल्कुल सही अभिकथन। कारण देखिए क्या दिया गया है, पारंपरिक स्रोत वे हैं जिनका स्वभाव नवीकरणीय होता है। तो पारंपरिक स्रोत नवीकरणीय नहीं होता है, ये यहाँ पे गलत दिया गया है। तो अभिकथन सही है लेकिन कारण जो है गलत है। तो देखिए दिया गया है आपका, नहीं ये नहीं है, ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है 4 में, ए सही है और आर गलत है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इसका हो जाएगा इसमें
ऑप्शन 4। दोस्तों हमने जो है 90 तक के प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है, यानी कि जितने भी सीडीपी और ईवीएस के क्वेश्चंस थे 14 दिसंबर 2024 के प्रश्न पत्र का, इसे हमने कंप्लीट कर लिया है। इसी प्रकार से हमने और भी पेपर्स को कर रखा है, जिसमें जो है हमने 2011 से लेकर 2024 तक के जितने भी पेपर्स है उससे संबंधित जो है बहुत से पेपर ऑलरेडी कर लिया है। यदि आप उन पेपर्स को भी देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट एक विजिट कर सकते हैं, जो कि चैनल पर बना हुआ है। प्लेलिस्ट का नाम है सीटेट पेपर 1 फरवरी 2026। इस प्लेलिस्ट में जाकर विजिट करके आप वीडियोस को देख सकते हैं। और साथ ही हमने पेपर 2 भी सॉल्व कर रखा है इसी प्रकार से प्रीवियस क्वेश्चन, और प्लेलिस्ट है सीटेट पेपर 2 फरवरी 2026। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।